हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। जी चलिए। हम अक्षांश देशांतर के बारे में कल पढ़ रहे थे, तो उससे आगे का ही मुझे बताना है। ध्यान रखेंगे आप सभी। ये करवाना है मुझे। गुड आफ्टरनून। कुल अक्षांश बताइए। देखो, कुल अक्षांश कितने बताए थे कल? यहाँ से ये मैंने यहाँ पे ये टॉपिक था कि अक्षांश रेखा क्या होती है, तो मैंने आपको बताया अक्षांश रेखा जो है वो ये देखो, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है? तो पृथ्वी के बीचों बीच जो है इक्वेटर खींची गई है। इक्वेटर। इक्वेटर को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं। इक्वेटर को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। यानी कि ये आप ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अक्षांश रेखाओं में एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, अक्षांश रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? तो अक्षांश रेखाओं में जो सबसे बड़ी रेखा है वो कौन सी रेखा है? तो आप क्या बोलोगे? भूमध्य रेखा है। अक्षांश रेखाओं में जो सबसे बड़ी रेखा है वो कौन सी रेखा है? तो आप क्या बोलोगे? भूमध्य रेखा है। अच्छा, अब देखो अक्षांश की डेफिनेशन क्या होती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाने वाली रेखा जो समान अक्षांशीय कोण वाले स्थानों को मिलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाने वाली रेखा जो समान अक्षांशीय कोण वाले स्थानों को मिलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। ये है अक्षांश रेखा। ये आपको ध्यान रखना है। ये अक्षांश रेखा है ना। तो पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जा रही है। पश्चिम से पूर्व दिशा में खींची जाने वाली रेखा जो समान अक्षांशीय कोण वाले स्थानों को मिलाती है, अक्षांश रेखा कहलाती है। लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस measured in degree from the center of the earth. It is parallel to the line of the equator. It is parallel to the line of the equator. ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बात करें। आगे यहाँ पे ध्यान देंगे। है ना। तो अब यहाँ पे देखो अक्षांश रेखा। मैं आज रुक जाओ, इसकी PDF बनाती हूँ। नहीं,
हाँ, इसकी पीडीएफ बनाऊंगी नहीं, है ना। ये कुल अक्षांश रेखा कितनी है, देखो कुल अक्षांश कितने हैं। यहाँ देखिए, ये आपका क्या है, ये आप बोलोगे मैम ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। और यहाँ पे आप याद रखना, ये तो भूमध्य रेखा को क्या बोलते हैं, इसे 0 डिग्री रेखा बोलते हैं ना। और इसके ऊपर एक से लेके 1 2 3 4, एक से लेके पूरी 90 रेखा खींची गई हैं। और यहाँ पे भी एक से लेके पूरी 1 2 3 4 5 ऐसे करके पूरी ये पूरी 90 रेखा ही खींची गई हैं। तो 1 से लेके 90 ये हो गई, 1 से लेके 90 ये हो गई, तो कितनी हो गई 18 9 दूनी 18 और एक 0 लगा देंगे तो 180 हो गई। और बीच की ये एक भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री रेखा भी ये अलग से ऐड करनी पड़ेगी, यानी 1 से 90 वो, 1 से 90 वो और प्लस ये भूमध्य रेखा, तो यानी कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 181। तो अगर वो एग्जामिनर पूछे कुल अक्षांश कितने हैं, तो कुल अक्षांश यानी टोटल लैटिट्यूड, सिर्फ वो पूछे टोटल लैटिट्यूड बताओ तो 181 है। अगर यहाँ पे ध्यान रखें कुल अक्षांश रेखा, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कुल अक्षांश रेखा, क्या पूछ रहा है, कुल अक्षांश रेखा यानी 181 -2, क्योंकि अक्षांश रेखा, आप देखो इधर आओ, अक्षांश रेखाओं में ये दो जो है, ये क्या है, ये ग्लोब पर तो 2 बिंदु हो गए ना, तो 2 बिंदुओं की गणना रेखाओं में कैसे की जाएगी, 2 बिंदुओं की गणना रेखाओं में कैसे की जाएगी, नहीं की जाएगी। तो इन दोनों बिंदुओं को क्या कर देंगे, इन दोनों बिंदुओं को माइनस कर देंगे, इन दोनों बिंदुओं को माइनस कर देंगे, इसको भी तो इसको भी, तो 180 -2 कर देंगे, 180 -2 कर देंगे इक्वल टू 179, इक्वल टू 179, ये याद रखेंगे। और कुल अक्षांश वृत्त कितने हैं, तो 181 -2 यानी कि वृत्त, वृत्त यानी कि बिंदु। अब देखो इन दोनों बिंदु को वृत्त में भी माइनस करेंगे, क्योंकि बिंदुओं से ना तो रेखा बनेगी, बिंदुओं से ना तो ही गोल सर्कल बनेगा, तो अक्षांश वृत्त में से भी इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो कितना बचा, कितना बचा 179 बचा, कितना बचा 179 बचा, कितना बचा 179। आई होप आपको ये चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे बात करें, ये बताइए, हो गया। तो अक्षांश रेखा कैसी, 2 कौन से बिंदु हमने माइनस करे, ये वाले। अब 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी को क्या कहा जाता है, ये आपको यहां तक समझ में आया, 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी को क्या कहा जाता है। ओके, इसकी क्वालिटी हम ठीक करते हैं। हाँ जी अभिषेक कुमार जी, 2 अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है जरा देखना, 2 अक्षांश रेखाओं की मध्य दूरी को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे कटिबंध या जोन कहते हैं। 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी को क्या कहते हैं, कटिबंध या जोन कहते हैं। और 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है, 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होती है, 111 किलोमीटर। अब नोट, ये जो थी ना, ये जो नोट लिखा हुआ है, ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, पता है क्या है, इधर आ जाओ। ये जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और ये 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। ये 90 डिग्री, इसी के बारे में मैंने नोट में लिखा हुआ है कि 90 डिग्री जो ये उत्तरी अक्षांश है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, लैटिट्यूड को हिंदी में अक्षांश बोलते हैं। तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या है, ग्लोब पर एक बिंदु है, क्या है, ग्लोब पर एक बिंदु। देखो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश क्या है, ग्लोब पर एक बिंदु, दोनों ऊपर नीचे बिंदु ही है ना, बिंदु दिख रहे हैं ना, इसीलिए इनकी जो अक्षांश रेखा में इनकी गणना नहीं की जाती है।
रेखा है, इसलिए अक्षांश रेखाओं में इनकी गणना या वृत्त में इनकी गणना नहीं की जाती। 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड इज अ पॉइंट ऑन द ग्लोब, नॉट अ लाइन, दैट्स व्हाई दे आर नॉट काउंटेड इन द लैटिट्यूड लाइन। आगे बढ़ते हैं। अब आता है देशांतर। देशांतर के बारे में आपको कुछ नहीं करना। ये हमारी प्यारी सी पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा खींची गई है, इसे याद कर लो कि पृथ्वी के बीचों बीच ये जो रेखा है ना, ये तो पता है ना, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और इस रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। इस रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। अब क्या होता है, नॉर्थ पोल को हिंदी में बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। नॉर्थ पोल को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। साउथ पोल को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे आपका ये जो डेफिनेशन बनेगी देशांतर रेखा की, वो ये बनेगी, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। को देशांतर रेखा कहा जाता है। को क्या कहा जाता है, को देशांतर रेखा कहा जाता है। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड एन इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द नॉर्थ इन द साउथ पोल, ज्वाइनिंग द नॉर्थ एंड द साउथ पोल। मेरे प्यारे भाई रजत, अब तो 4 ही दिन बचे हैं। यहां तक समझ में आया? उत्तरी ध्रुव तो ये है, नॉर्थ पोल को हिंदी में बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा, उत्तरी ध्रुव को क्या करा हमने, दक्षिणी ध्रुव से क्या करा, मिला दिया। तो सिंपल डेफिनेशन क्या बना, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा का दूसरा नाम बताइए क्या है जी। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, ये बताइए। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, तो आप बोलोगे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। क्या 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को बताइए क्या कहा जाता है। तो इनके दोनों के अलग अलग नाम हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, इंटरनेशनल मेरिडियन लाइन। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी को क्या कहते हैं, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी को क्या कहते हैं, गोरे। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी को क्या कहते हैं, गोरे। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। और 2 देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर होती है, 111.32 किलोमीटर होती है, 111.32 किलोमीटर होती है जी। ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। तो 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा और 180 डिग्री देशांतर को देख लो। यहाँ पे 2 देशांतर रेखाओं की मध्य दूरी इतनी है, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। और 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ओके। आकांक्षा वर्मा, मैं सबकी कमेंट्स देखती हूँ, लेकिन अभी मैं सोचती हूँ आपका अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया? प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा वाशिंगटन डीसी में 22 अक्टूबर 1884 को हुई अंतर्राष्ट्रीय बैठक में इंग्लैंड के लंदन के पूर्व में। कहाँ? इंग्लैंड के
इंग्लैंड में भी एक जगह है लंदन, और लंदन के पूर्व में, लंदन में। तो ग्रीनविच कहाँ है? ग्रीनविच कोई पूछे आपसे क्या है मैम, एग्जाम ये बहुत बच्चे को क्वेश्चन होता है कि मैम ये ग्रीनविच क्या है। तो ग्रीनविच क्या है आप बोलोगे मैम, इंग्लैंड के लंदन के पूर्व में एक जगह का नाम है, ग्रीनविच नामक स्थान। तो ग्रीनविच नाम की एक जगह है, और ये ग्रीनविच नाम की जो जगह है ये स्थित कहाँ पर है? ये है इंग्लैंड के लंदन के पूर्व में। इंग्लैंड के लंदन के पूर्व में ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को क्या प्रधान मध्याह्न माना गया, और इसे ही क्या किया गया, और इसे ही ग्रीनविच मध्याह्न नाम दिया गया, और इसे ही ग्रीनविच मध्याह्न नाम दिया गया। प्राइम मेरिडियन इन द इंटरनेशनल मीटिंग हेल्ड ऑन 22 अक्टूबर 1884 in Washington DC, the longitude line passing through the Royal Observatory located at a place called Greenwich East to London, England was considered as the prime meridian and it was also called Greenwich Meridian। पहले तो ग्रीनविच नाम क्या है, ग्रीनविच नाम की क्या है जगह, ये ध्यान रखना है कि ग्रीनविच नाम की क्या है, तो ग्रीनविच नाम की जगह है, ग्रीनविच नाम की जगह। और जो ग्रीनविच नाम की जगह है ये कहाँ पर है, तो आप बोलोगे ये इंग्लैंड के लंदन के पूर्व में है, इंग्लैंड के लंदन के पूर्व में है। ग्रीनविच नामक स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न माना गया, और इसे ही ग्रीनविच मध्याह्न नाम दिया गया। क्लियर? आगे चले। जी, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि प्रधान मध्याह्न रेखा ये होती है। ये तो हमारा टॉपिक देशांतर का मैंने दोनों पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं क्या होता है। अब आता है चट्टान वाला टॉपिक। चट्टान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रॉक्स। न्यू टॉपिक। चट्टान को क्या बोलते हैं? रॉक। क्या बोलते हैं? रॉक। अच्छा, पृथ्वी की कितनी परतें हैं ये बताओ, पृथ्वी की कितने परतें हैं? सभी बताएंगे पृथ्वी की कितनी परतें हैं, 1, 2 या 3? तो आप क्या बोलोगे? पृथ्वी की 3 परतें। सबसे निचली वाली परत को क्या कहा जाता है बताएं? सबसे निचली वाली परत को क्या कहा जाता है? तो सबसे निचली वाली परत को कोर कहा जाता है। उसके ऊपर वाली परत को क्या कहा जाता है? मेंटल। और उसके ऊपर वाली परत को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है। चट्टान को क्या बोलते हैं? रॉक्स बोलते हैं। देखो, पृथ्वी की क्रस्ट में पाए जाने वाला पदार्थ क्या, चट्टान क्या होती है? चट्टान क्या होती है? सबसे पहली बात तो चट्टान होती क्या है? चट्टान क्या होती है? तो आप बोलोगे कहाँ पाई जा रही है चट्टान? पृथ्वी की क्रस्ट में, यानी यहाँ ऊपर, इन दो जगह नहीं पाई जाती, इसमें पाई जा रही है चट्टान। ऊपर ही तो पाई जा रही है पृथ्वी के क्रस्ट में। तो पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाला जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है? वो चट्टान कहलाता है। और ये मुलायम भी हो सकती है चट्टान, और कठोर भी हो सकती है। ये दोनों ही टाइप की हो सकती हैं, मुलायम भी कठोर भी। एनी मटेरियल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। चट्टान किसके मिश्रण से बनती है? देखो, चट्टान किसके मिश्रण से बनती है? मैंने आपको यहाँ पे जितना भी ये बोर्ड पे लिखा है ना, अगर आपने एक एक चीज़ कंठस्थ कर ली तो आपका एग्ज़ाम में ज्योग्राफी से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आपको। बहुत अच्छे से बस ये याद करनी है ये चीज़ें, ये ध्यान रखना। अब एग्जामिनर आपसे पूछे चट्टान किसके मिश्रण से बनती हैं, चट्टान किसके मिश्रण से, तो क्या किसके मिश्रण से? खनिज के। चट्टान खनिज के मिश्रण से बनती है। अब वो मुख्य मेजर खनिज कौन कौन से हैं, मतलब जो चट्टानें जिन खनिज से बन रही हैं, जो चट्टानें मेजर खनिज से बन रही हैं वो है कौन सी? तो आप बोलोगे 8 खनिज से, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम,
पोटेशियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन ये भी आपको बढ़िया से याद रखना है। ओके। सबके अदर नेम भी होते हैं उपाध्याय जी। ठीक, तो ये आपको पता चल गया कि चट्टानें कहाँ मिलेंगी, कौन सी, पृथ्वी की 3 परतें हैं तो तीनों परतों में से किस में मिलेगी, तो आप बोलोगे मैम चट्टानें जो मिलेंगी क्रस्ट में मिलेंगी, क्रस्ट में। चट्टान किसका मिश्रण होता है, खनिज। वो कौन कौन से खनिज हैं जो चट्टानों के बनने में हेल्प करते हैं, तो ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। ये आपको ध्यान रखना है कि चट्टान मुख्यतः इन मेजर 8 मेजर जो है मिनरल से मिलकर बनते हैं। वो 8 मेजर मिनरल्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, राइट। ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, जैसे ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। झीलों के अध्ययन को क्या कह लेते हैं, निम्नोलॉजी। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, पेडोलॉजी। ऐसे कहते हैं ना, सबने याद किया होगा, मैंने लास्ट टाइम लिखवाए हुए हैं। सेम उसी तरीके से चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं, जब तो चट्टानों के स्टडी ऑफ रॉक्स पेट्रोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ रॉक क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी। चट्टानें कितने प्रकार की, 3। चट्टानें कितने प्रकार की, 3। वो कौन कौन सी, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित और रूपांतरित चट्टानें। आग्नेय, अवसादी, कायांतरित और रूपांतरित चट्टानें, ये आपको ध्यान रखना है। चट्टानें एग्जामिनर पूछे कितने प्रकार की, आप नाम बताइए, तो आप उनमें से ये नाम बताएंगे कि मैम अच्छा हम याद रखेंगे चट्टानें 3 प्रकार की ये होती हैं, आग्नेय, रूपांतरित और अवसादी। और रूपांतरित का दूसरा नाम जरा बताना क्या है, रूपांतरित दूसरा नाम बताओ क्या है, दूसरा नाम बताओ, तो आप बोलोगे मैम चट्टानें 3 प्रकार की, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित चट्टान। और कायांतरित चट्टान का दूसरा नाम क्या है, रूपांतरित चट्टान। आग्नेय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। और अवसादी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है। क्या, मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है। आगे, आग्नेय चट्टान यानी आग्नेय चट्टान को इग्नियस रॉक कहते हैं इंग्लिश में। अब देखो इसका निर्माण कैसे होता है, पृथ्वी के अंदर तो होता है मैग्मा, लेकिन जैसे ही ये मैग्मा गरम गरम पृथ्वी के बाहर निकला, तो पृथ्वी के जब बाहर निकला, जब ये पृथ्वी के ऊपरी सतह पर दिखाई दिया, तब मैग्मा का नाम क्या पड़ गया, यानी ऊपरी सतह पर आने पर इसे लावा बोलते हैं। ओके, मैग्मा कहाँ नाम बोला जाता है इसे, बोलो, ये भी समझना है आपको, मैग्मा इसे कहाँ बोला जाता है। जब मैं आपसे पूछूं ना कहाँ, क्यों, कैसे, तो प्लीज आंसर मी, आंसर मी। कैसे कि मैग्मा बोलते हैं मैम जी पृथ्वी के अंदर, अगर ये मैग्मा पृथ्वी के बाहर निकल गया तो इसको बोलते हैं लावा, तो इसको क्या बोलते हैं, लावा। अब आग्नेय चट्टान का बनती कैसे हैं, बनती कैसे हैं, निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, तो आग्नेय चट्टान याद रखना मैग्मा के ठंडा होने से। मैग्मा क्या होगा, मैग्मा पहले ठंडा होगा और फिर लावे के जमाव के कारण जब पृथ्वी के ऊपर वो लावे के रूप में बाहर आएगा तो वो ठंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या बनती है, आग्नेय चट्टानें बनती हैं, फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लावा। इसका जो अदर नेम है वो क्या है, प्राथमिक चट्टान या जनक चट्टान है, प्राइमरी रॉक और पेरेंट रॉक। अदर नेम क्या है, प्राइमरी रॉक और पेरेंट रॉक है। आग्नेय चट्टानों के नाम क्या है, प्राइमरी रॉक और पेरेंट रॉक हैं, प्राथमिक चट्टान और जनक चट्टान। ये रवेदार चट्टानें हैं, इट इज क्रिस्टलाइन रॉक, इट इज क्रिस्टलाइन रॉक। ये कैसी चट्टानें हैं, ये रवेदार चट्टानें हैं। तो अब मैग्मा पृथ्वी, जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर
पृथ्वी के जो अंदर नीचे है वो मैग्मा, पृथ्वी के ऊपर लावा। तो मैग्मा के ठंडा होने से लावे के जमाव के कारण, अदर नेम प्राथमिक चट्टान या जनक चट्टान। और ये क्या है, ये रवेदार चट्टानें हैं। इट इज़ क्रिस्टलाइन रॉक। और आग्नेय चट्टानों में क्या नहीं पाए जाते ये बताइए। तो आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। बताओ। तो आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते, नो फॉसिल्स आर फाउंड। और ये क्या है, ये रवेदार चट्टानें हैं। और आग्नेय चट्टानों का नाम प्राथमिक चट्टान या जनक चट्टान। और इनका निर्माण कैसे होता है, मैग्मा के ठंडा होने से और लावे के जमाव के कारण। इनका निर्माण कैसे होता है, मैग्मा ठंडा हो गया और लावे के जमाव के कारण। इनका अदर नेम, अन्य नाम, इन्हें एग्जामिनर पूछेगा प्राथमिक चट्टान या जनक चट्टान किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, प्राथमिक चट्टान या जनक चट्टानें हम आग्नेय चट्टानों को कहते हैं। और ये रवेदार चट्टानें होती हैं और इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। और इसमें क्या नहीं पाई जाती, इसमें परतें भी नहीं पाती, परतें नहीं पाई जाती। इसमें कौन कौन से आपको मिनरल्स मिल सकते हैं, तो गोल्ड, आयरन और कॉपर मिल सकते हैं। अब आग्नेय चट्टान भी दो प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक आग्नेय चट्टान और एक होती है बाह्य आग्नेय चट्टान, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये आपको याद रखना है, आंतरिक आग्नेय चट्टान और बाह्य आग्नेय चट्टान, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब आग्नेय चट्टान, जो आंतरिक आग्नेय चट्टान है, ये कैसी होती है, सिंपल सी लैंग्वेज, कोई ऊपर की जो डेफिनेशन थी ना वो आग्नेय चट्टान वाली, वो इंपॉर्टेंट थी, तो आप याद कर लेना। जब मैग्मा क्रस्ट के अंदर ही ठंडा होकर, कि मैग्मा जो है, ये बताइए, जब मैग्मा क्रस्ट के अंदर, जब मैग्मा क्या है, जब मैग्मा क्रस्ट के अंदर क्या, जब मैग्मा क्रस्ट के अंदर ही ठंडा होकर, मतलब वो किसके अंदर, क्रस्ट के अंदर ही ठंडा होकर चट्टान का रूप ले लेता है। किसका रूप ले लेता है, चट्टान का रूप ले लेता है, तो यह आंतरिक आग्नेय चट्टान कहलाती हैं। तो यह क्या कहलाती है, तो यह आंतरिक आग्नेय चट्टान कहलाती है। मतलब वो जो है मैग्मा क्रस्ट, क्रस्ट हमारी पृथ्वी की कौन सी सबसे ऊपरी परत है, पृथ्वी। क्रस्ट क्या है, एग्जामिनर पूछेगा, क्रस्ट को हिंदी में भूपर्पटी बोलते हैं और क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। तो ऊपरी परत पर जब मैग्मा ठंडा होकर और अंदर ही अंदर चट्टान का रूप ले लेता है, तो यह आंतरिक आग्नेय चट्टान कहलाती है। तो यह क्या कहलाती है, आंतरिक आग्नेय चट्टान। When magma cools inside the crust into rock, so this type of rock is called internal igneous rock. Clear? पिंटू गुज्जर जी, यहाँ देखा आपने। तो अब ये समझ में आया, पहले आंतरिक आग्नेय चट्टान आराम से सुनो। मैंने क्या बताया कि आंतरिक आग्नेय चट्टान में जो क्रस्ट के अंदर ही क्या होगा, क्रस्ट के अंदर ही, जब मैग्मा क्रस्ट के अंदर ही ठंडा होकर और किसका रूप ले लेगा, चट्टानों का रूप ले लेता है, तो यह आंतरिक आग्नेय चट्टान कहलाती है। बाह्य आग्नेय चट्टान, जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर, और बाह्य में तो बाहर आ जाएगा, आग्नेय में, आंतरिक में अंदर ही रहेगा। सिंपल सी, एक तो शब्दों से ही पता चल जाता है। बाह्य यानी कि जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर, इसमें क्या हो गया, मैग्मा, मैग्मा कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, पृथ्वी की सतह पर। जब ऊपर आ गया तो वो लावे का रूप ले लेता है ना, जब वो ऊपर आ जाता है तो पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, तो मैग्मा को लावा बोलते हैं उस समय। तो जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होकर लावा के रूप, देखो लावा बोल दिया ना, लावा बोलते ना भाई, ठंडा तो होगा जब, आकाश कुमार जी, ठंडा तो हर चीज होती है, लावे के रूप में जमा होता है, तब इससे बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। When magma reaches the surface, solidifies as lava, this leads to the formation of extrusive igneous rock. मतलब पृथ्वी के अंदर तो मैग्मा बोलते हैं, पहले तो एक ये बात कंठस्थ करिए। और जो पृथ्वी के ऊपर क्या बोलते हैं, लावा। आग्नेय चट्टान को क्या बोलते हैं,
प्राथमिक चट्टान या जनक चट्टानें भी बोला जाता है। क्या प्राथमिक चट्टान या जनक चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? आप बोलोगे मैम उसमें तो सब जल घुल के राख हो जाएगा, वो तो मैग्मा से बन रही है, तो उसमें जीवाश्म कहाँ से पाए जाएंगे? तो उसमें याद रखना जीवाश्म नहीं पाए जाते। यहाँ तक समझ में आया? ये बताओ, ये बताइए पहले, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये बताइए, यहाँ तक क्लियर है? जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडा होकर लावे के रूप में जमाव होता है, तब इससे बाह्य आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। यहाँ तक आंतरिक आग्नेय चट्टान पता है आपको? यहाँ तक क्लियर हो गया है? ये बताइए, आंतरिक आग्नेय चट्टान और ये भी आपसे देखिए, ये है, आपको याद रखना, ये मैग्मा। अब जैसे ये पृथ्वी के बाहर निकला तो ये क्या हुआ? ठंडा। अब ठंडा हुआ तो ये किस में बना? लावा, लावे के रूप में ये जमा हो गया, और ये बाह्य आग्नेय चट्टान। अब याद रखेंगे, यहाँ पे काली मृदा मिलेगी, फसल गेहूं, कपास, सोयाबीन में मूंगफली बोई जा सकती है। प्रकृति के आधार पर चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं बताइए? प्रकृति के आधार पर चट्टानें तो आप ये नहीं पूछी जाती, बस ये आप याद कर लेंगे, थोड़ा बहुत देख लेना। प्रकृति के आधार पर आपसे बस वही पूछा जाएगा, आग्नेय चट्टान कैसे बनती है? तो मैग्मा के, मैंने बताया ना अभी किससे बनती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो पूरा लिखा हुआ है कि मैग्मा के ठंडा होने से, लावे के जमाव के कारण। और इन्हें प्राथमिक चट्टान या जनक चट्टान कहते हैं। शिवम मेरे भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे पढ़ाते हुए ना पता है कितने साल हो गए हैं? 8 साल। तुम्हारा बैच स्टार्ट कब हुआ था? मैं आपको एक ही बात बार बार रिपीट करती रहती हूँ, तुम्हारा बैच स्टार्ट हुआ है बहुत लेट। जब सबकी क्लासेस हो गए तब मेरा बैच, मेरी क्लास लगी है। आप ये देखिए, मैं, अगर आप मुझसे लिख के पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बता देती हूँ। मेरी ना RWSSC एग्जाम पर 62 क्लासेस पढ़ी हैं। 62 क्लासेस वो मैंने अपने हाथों से लिख के पढ़ाई हैं। अगर आपको इतना लिखने का ज़्यादा ही मन है, हमें पूरा अच्छे से 62 क्लास, तो 62 क्लास वो आप सबके लिए हैं। प्लीज़ जाइए और RWSSC एग्ज़ाम पर भी देख लीजिए। देखो यहाँ पे आपको बताएं, मेरे को बहुत लिमिटेड टाइम में ही आपका चीज़ें कंप्लीट करानी थी। वैसे भी ऑलरेडी दूसरा बैच भी स्टार्ट हो गया है, हमारा प्रज्ञान बैच, और है ना, तो ये देखा करो ना आप, एक चीजें तो देख ही नहीं जाती आपको, आप बस एकदम से कह देते हैं मैम लिख के पढ़ा दो, मैम ये पढ़ा दो। और लिख के मैं कैसे लिख के पढ़ाऊंगी? तो आपको बताया ना 6-7 महीने लग जाएंगे मेरे भाई। ऐसे थोड़ी सिलेबस कंप्लीट लिख के फिर आपकी 2 घंटे की क्लास होगी, आप चलो मान लो डेली 2 घंटे पढ़ाऊंगी आपको, चलो तब कोर्स कंप्लीट होगा। 2 घंटे मेरे साथ आपको पढ़ना पड़ेगा फिर। अब वैसे भी अब तो 4-5 दिन रह गए, 4 टॉपिक मुश्किल से नहीं बचे, सब खत्म, अब तो सब खत्म। मतलब अब बंदों ने पढ़ लिया तो अब कह रहे हैं मैम ऐसा। अरे शिवम मेरे भाई, एक बार जाके जो मैं लिख के पढ़ा रही हूँ ना, आप पहली क्लासेस भी देखो जाके, बस 2-3 दिन चलेगा। हाँ, ऑल क्लियर मैम। अरे कुछ आप, बहुत सारे बच्चे तो ये कह देते हैं मैम हाँ यस मैम हम ओके ऑल क्लियर मैम, हमें सब समझ में आता है। लेकिन कुछ कुछ तो होते हैं ना जिनको चीज़ें मतलब लिखने से ही ज़्यादा पसंद है। आजकल एक बात बताओ, आजकल लिखने का मैं ये नहीं कह रही कि लिखने का तरीका, भाई हमें टाइम भी तो मिलना चाहिए ना, ये भी तो देखा करो। बस मैं और कुछ नहीं कह रही आपसे, फिर और ज़्यादा क्या बोलना जब आपको इतनी चीज़ें नहीं समझ में आती। कि बहुत लेट मेरी क्लास चली है, अगर मेरी क्लास पहले चलती तो मैं लिख, डेमो के दिन से ही मेरी क्लास चल जाती तो क्या मैं आपको लिख के नहीं पढ़ाती? अब तक तो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता। खुद सोच लिया करो ना, इतना तो आप इतने बड़े तो हो, इतने होशियार भी हो, इतने इंटेलिजेंट भी हो,
बाकी आपका मन। और अगर आपको लिख के ही पढ़ना है तो मैंने तो वो भी बता दिया, आप उस पे जाओ ना, RWSSC एग्जाम पर, वहां देख लो। भाई ये PDF, ये लिखा हुआ भी मेरा ही है, ये मैंने किसी और से थोड़ी लिखवा दिया, कोई मेरी हेल्प करने थोड़ी आ गया था। चलो अब आगे चलो, आप ऐसे मत बोला करो, ये देख लिया करो कि बैचेस भी बहुत, तुम्हें पता है अब हाँ 2-3 दिन बचे, उसमें आप ऐसे वो करके दिखा रहे हो। अब 2-3 दिन तो सुकून से पढ़ लो, सुकून मतलब इत्मीनान के, अच्छे से, अच्छी सी, हाँ कि इस बैच में हम अच्छे से समझ में आया, बस 2-3 दिन बाद है। शिवम राजपूत, अरे शिवम नाम के एक ही थोड़ी है, शिवम नाम के 4-5 है यहाँ पर। हाँ, एक दूसरा शिवम है, शिवम राजपूत आपको नहीं कह रही। हाँ अरे, एक नाम के आपको 1000 मिलेंगे, ये भी देखा करो ना प्लीज, समझने की कोशिश भी क्या करो करो कि सामने वाले का सिलेबस कब स्टार्ट हुआ, कब मतलब कि हाँ औरों के खत्म होने के बाद, तो ये सब क्यों नहीं देखते आप, पता नहीं। आधी एक तरफ की चीजें देख लोगे और उसे ही सच मान लोगे, एक तरफ की भी तो देखा करो कि ये भी आराम से अपनी बातें मानते रहते हो, अरे हमने जो कह दिया वो सही है, मैं जो कह रही हूँ मेरी भी सही है, ऐसे नहीं होता है, दोनों तरफ की बातें देखा करो प्लीज, रिक्वेस्ट है। अब मैं आपसे नहीं बोल रही हूँ, वो खामखा टाइम वेस्ट होगा, आप पढ़ते हैं। आपसे मैंने कहा कि आपसे पूछा क्या जाएगा, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट ये याद रखना है, ये याद रखना, इसके अलावा अगर कोई इम्पोर्टेंट, क्या इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, आगे चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते भैया, मेग्मा है, मेग्मा में तो वैसे ही सब जल भुन जाएंगे, जीवाश्म कहाँ से मिलेंगे। तो इस स्लाइड में 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको यही याद रखना। चट्टानों में अगर कोई एक, इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए ना, तो मैं यहीं खड़ी हूँ, मुझे सम्मान समारोह में मिल लेना कि चट्टानों में मैम आपने ये नहीं कराया था। यही सब आएगा जो मैं यहाँ पे PYQ में बता दी हूँ, ध्यान देना इतनी बात, इतनी बातों पे तो विश्वास कर लो। आंतरिक आग्नेय चट्टान से आएगा ही नहीं कुछ, मैं तो तुम्हें पढ़ा दी, क्योंकि मैं PYQ भैया देखती हुई आ रही हूँ, मुझे पता है कि किससे क्या आता है। अम्लीय आग्नेय चट्टान से किसका निर्माण होगा, ज्वालामुखी पर्वत का। मैंने तो कभी नहीं रुपया, हाँ अनुराग शर्मा जी मैं मानती हूँ, तो मैं तो पढ़ा रही हूँ मेरे भाई, यही पढ़ो तुम। क्षारीय आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी पठार, यहाँ इससे मतलब क्षारीय आग्नेय चट्टान से किसका, ज्वालामुखी पठार का निर्माण होता है। इसमें सिलिका की मात्रा 45 से 60% होती है। अम्लीय आग्नेय चट्टान में जो सिलिका होता है वो 65 से 80%। अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है, आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय व अपर्दन से इसका निर्माण होता है। आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय व अपर्दन, अपक्षय व अपर्दन का मतलब क्या बोलना है, अपक्षय व अपर्दन का मतलब क्या बोलना है, तो आप बोलोगे टूटने फूटने से। आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों के टूटने फूटने से क्या होता है, इसका निर्माण होता है, और ये परतदार होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो कौन सी चट्टानों में आपको जीवाश्म मिलेंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या रूपांतरित में। तो आपको किस में मिलेंगे चट्टान, तो जीवाश्म मिलेंगे आपको, फॉसिल्स मिलेंगे आपको सेडिमेंट्री चट्टानों में। कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, जहां जीवाश्म मिलते हैं जिस चट्टानों में, उसी चट्टान में आपको क्या मिलेंगे, ये मिलेगा कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मिलेंगे। धात्विक खनिजों का अभाव, धात्विक खनिजों का क्या, यहाँ धात्विक खनिजों की कमी रहती है और ये छिद्रयुक्त होती है। हाँ, इसका जो अवसादी चट्टानों में अगर आपसे कहने लगे कि किस चट्टानों में अवसाद मिलेंगे, तो आपको याद होगा किस चट्टानों में मिलेंगे, तो आप बोलोगे मैम अवसादी चट्टानों। हाँ, और जिस चट्टानों में अगर आपसे पूछेंगे कि कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस आपको कहाँ मिलेगी, कोयला, पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस आपको कौन सी चट्टानों में मिलते हैं, तो ये भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अवसादी चट्टानों में। अब 1-2 इससे इतना और क्वेश्चन क्या पूछेगा इंसान, यही क्वेश्चन पूछेगा जिसमें मैं टिक कर रही हूँ, इसके अलावा तो आएंगे भी नहीं, तुम देख लेना। रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान इसका नाम, हाँ जी, आग्नेय एवं अवसादी चट्टानों में तापमान व दबाव के कारण हुए स्वरूप परिवर्तन के कारण रूपांतरित चट्टानें बनती है। आग्नेय
वे अवसादी चट्टानों में तापमान व दबाव के कारण हुए तापमान व दबाव के कारण हुए परिवर्तन स्वरूप परिवर्तन के कारण रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। ये कैसी चट्टान है? ये सबसे कठोर चट्टान है, इनमें परतें नहीं मिलती और इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। अच्छा, तो जीवाश्म सिर्फ कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं? ओनली अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, और जहाँ जीवाश्म पाए जाते हैं वहीं आपको कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भरपूर मिलता है। और सबसे कठोर चट्टानें कौन सी हैं? रूपांतरित और कायांतरित चट्टान, और ये इसमें परतें नहीं मिलती हैं और इसमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं और इसमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। और इनमें जीवाश्म भी नहीं पाए जाते। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, जीवाश्म किस किस में नहीं पाए जाते? जीवाश्म आग्नेय और रूपांतरित में नहीं पाए जाते। पाए किस में जाते हैं जीवाश्म? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। ये पूछा जाता है, जो पूछा जाता है मैं उन पे इंपॉर्टेंट लगा रही हूँ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने हैं। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से बड़ी रूपांतरित चट्टान। शैल का रूपांतरण किस में होगा? शैल का नाम, शैल से स्लेट, शैल स्लेट। अच्छा जी, मिली, थैंक यू। हाँ, चूना पत्थर जो है संगमरमर, चूना पत्थर का जो रूपांतरण होगा वो संगमरमर में होगा। चौक एवं डोलोमाइट का जो रूपांतरण होगा वो किस में होगा? संगमरमर में। बलुआ पत्थर का जो रूपांतरण होगा वो क्वार्टजाइट में होगा। शैल का रूपांतरण स्लेट में, चूना पत्थर का संगमरमर में, चौक एवं डोलोमाइट का संगमरमर में, बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट में होगा। क्वार्टजाइट में होगा। शैल का मतलब शैल जो बदली जाएगी स्लेट में, ये पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चूना पत्थर का रूपांतरण संगमरमर में, चौक एवं डोलोमाइट का संगमरमर में, और बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट में, बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट में। और एक ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेनाइट का नीस में, बेसाल्ट का शिस्ट में। ग्रेनाइट का रूपांतरण किस में होगा? पूछेगा एग्जामिनर, यही इंपॉर्टेंट है। आग्नेय चट्टान से आपके यही क्वेश्चन मिलेंगे, कोई और मिलेगा ही नहीं देखने को, तब देख लेना भाई। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहते हैं, हमें आइडिया यही मिलता है। बेसाल्ट का रूपांतरण शिस्ट में होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से पढ़ना है। कल आपको पढ़ाऊंगी मैं ज्वार भाटा वाला टॉपिक भी आज ही कर लो। बस ज्वार भाटा, फिर उसके बाद भूकंप का टॉपिक, भूकंप के बाद एक आपका महासागरीय जलधाराएं, फिर वायुमंडल का, फिर स्थायी पवनों का, और फिर जल संधि का। 5 टॉपिक है, यानी कि 5 टॉपिक 5 दिन। पांच टॉपिक 5 दिन, बस खत्म। 5 टॉपिक है ना, तो वो 2-2 करके भी टॉपिक में पढ़ाऊंगी, तो यानी कि 2 दिन और चलेगी। कल क्या दिन है? कल क्या दिन है? कल आई थिंक थर्सडे है, थर्सडे, फ्राइडे,
हाँ वैसे भी 2 दिन ही क्लास होगी, सैटरडे क्लास होगी नहीं, सैटरडे नहीं होगी क्लास, बस थर्सडे फ्राइडे होगी। बस तो चलो, तो ये ऐसे करना है। ज्वार भाटा, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? सूर्य पे चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल का ऊपर उठना तथा गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। तभी कभी आपने ज्वार भाटा देखा है? ये जब सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियां होती है ना, ज्वार भाटा। बताओ। देखो ज्वार भाटा उत्पन्न कैसे होता है, बस ध्यान से। ज्वार एक तो अलग अलग चीज, ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है। ज्वार को इंग्लिश में बोलते हैं हाई टाइड, ध्यान देना सबसे पहले। ज्वार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाई टाइड, है ना। और भाटे को क्या बोलते हैं? लो टाइड बोलते हैं। पहले तो दोनों की इंग्लिश देखो कितनी अलग है, एक को हाई टाइड बोला जा रहा है, एक को लो टाइड बोला जा रहा है। अब ज्वार का मतलब जब समुद्र का जल स्तर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है और तट के किनारों तक पहुंच जाता है तो उसे ज्वार कहते हैं। अच्छा, भाटे में क्या होता है? जब जल स्तर नीचे गिर जाता है और समुद्र तट पीछे हट जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए ज्वार क्या होता है और भाटा क्या होता है, पहले ध्यान से ये समझो। तो देखो मैं यहाँ पे ना लिख देती हूँ डेफिनेशन ताकि आपको चीजें पता चल जाए। यहाँ पर आओ, ज्वार क्या होता है? लो, थोड़ा सा लिख लो, हाई टाइड। अब देखना एक ही चीज लिखने में कितना टाइम लगेगा। अगर मैं तुम्हें पूरी ज्योग्राफी देखो, जब समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है, जब समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है और तट के किनारे तक पहुंच जाता है। और तट के किनारे तक पहुंच जाता है तो उसे ज्वार कहते हैं। ये समझ में आया? भाटी की डेफिनेशन भी अलग लिख लो ताकि आपको पता होना चाहिए। लो टाइड, जब जल स्तर नीचे गिर जाता है, तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस था तुम लिख लिख के पढ़ लेते। बहुत धीरे लिख चलना पड़ता है जब लिखते हैं। जब जल स्तर नीचे गिर जाता है और समुद्र तट पीछे हट जाता है, और समुद्र तट एक टॉपिक भी नहीं हुआ करता पूरा जब लिखते तो, और समुद्र तट पीछे हट जाता है, हट जाता है तो उसे भाटा कहते हैं।
तो उसे भाटा कहते हैं। ये आपको पता चल गया। अब ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होते हैं? एक तो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्वार भाटा कैसे उत्पन्न होता है? एक तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, एक पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, एक ज्वारीय उभार की वजह से। तीन चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चंद्रमा और सूर्य, गुरुत्वाकर्षण बल कैसे लगेगा? जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाते हैं। किस पर? जब चंद्रमा और सूर्य मिलकर पृथ्वी पर कौन सा बल लगाते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी पर जिन स्थानों पर चंद्रमा सबसे करीब होता है वहां पानी अधिक खिंचता है, जिससे जल स्तर बढ़ जाता है। और पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी के घूमने के कारण चंद्रमा से दूर स्थित पृथ्वी के हिस्से में भी पानी का उभार होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी अलग अलग होती है। ये तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर दो ज्वारीय उभार बनते हैं, एक चंद्रमा की ओर और दूसरा विपरीत दिशा में। जब पृथ्वी इन उभारों से गुजरती है तो उच्च ज्वार का अनुभव होता है। तो अब ये आपको देखना है। अब ज्वार पता चल गया, भाटा। अब ज्वार भाटा सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरी जल का ऊपर उठना तथा गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार, ज्वार की डेफिनेशन अलग है, भाटे की अलग है, और ज्वार भाटा की ये है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब दीर्घ ज्वार कब आते हैं ये देखना पड़ेगा। एक एक डेफिनेशन देखते चलो। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी क्या होता है? एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में होंगे और सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दीर्घ ज्वार। तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी पर क्या होंगे? एक सीधी रेखा में, सीधी रेखा में होंगे, तब दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। तब दीर्घ ज्वार का अनुभव किया जाता है। इसके बाद उच्च ज्वार की स्थिति क्या कहलाती है ये पता कि सिजिगी किसे कहते हैं ज्वार में? तो उच्च ज्वार की स्थिति को सिजिगी कहते हैं और ये अमावस्या व पूर्णिमा के दिन महसूस किया जाता है। निम्न ज्वार कब आता है? जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। उच्च ज्वार कब आएगा, निम्न ज्वार कब आएगा, ये भी ध्यान रखना है ना। तो जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी एक दूसरे के समकोण पर हो तब उच्च ज्वार। और यहाँ पे ये क्या आएगा? समकोण पर होगा तो निम्न ज्वार आएगा। और एक दूसरे मतलब चंद्रमा पृथ्वी एक दूसरे की सीध में होंगे तो क्या आएगा? तब दीर्घ ज्वार आएगा। इसमें से जो इंपॉर्टेंट लाइन है, ज्वार का अनुभव किसी भी स्थान पर दिन में 2 बार किया जाता है, किंतु प्रत्येक अगला ज्वार पिछले ज्वार के मुकाबले में 26 मिनट की देरी से आता है। देरी से आ रहा है। सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में आता है। सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में। दिन में 4 बार ज्वार साउथहैम्पटन यूके, 2 बार इंग्लिश चैनल से होकर, 2 बार उत्तरी सागर से होकर। बस। और कल आपका ये भूकंप का टॉपिक हो जाएगा। कल ये भूकंप का टॉपिक है। भूकंप, उसके बाद महासागरीय जलधाराएं। बस चलो, तो आज का इतना ही सेशन है, ऑफ करेंगे आज। तुम्हें इंपॉर्टेंट पढ़ना है। ज्योग्राफी इतनी नहीं आती, 2-3 नंबर की आती है। 2-3 नंबर के लिए तुम्हें अपना ये थोड़ी है कि पूरी ज्योग्राफी रटनी है। पूरी ज्योग्राफी में से इंपॉर्टेंट क्रक्स निकालना है 2-3 क्वेश्चनों के लिए। ये बात ध्यान रख के पढ़ा करो चीज़ों को कि इंपॉर्टेंट क्रक्स निकालना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।